इस प्रश्न में क्या दिया गया है कि ऊपर जो ये मिश्र वाक्य है इसे हमें सरल में बदलना है। तो पहले हम सबसे पहले मिश्र वाक्य को समझ लेते हैं। इस गांव का जो प्रधान है, एक वाक्य तो हो गया हमारा ये, और दूसरा हो गया कि वह अच्छा आदमी नहीं है, दूसरा वाक्य होगा हमारा ये। जब हम दो वाक्य को मिला के बनाते हैं एक वाक्य तो उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। तो हमारा जो ये पहला वाक्य होगा इसे कहेंगे हम प्रधान उपवाक्य, और जो दूसरा है इसे कहेंगे हम आश्रित उपवाक्य। इसे आश्रित उपवाक्य क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो दूसरा पार्ट होता है इस वाक्य का, ये पूरा का पूरा पहले उपवाक्य पर निर्भर करता है। क्यों? क्योंकि हम देखिए अच्छा आदमी नहीं है, इसको हम तब तक नहीं जान पाएंगे कौन अच्छा आदमी नहीं है। हमारे दिमाग में ये बात आएगी, क्वेश्चन आएगा कि किसके बारे में बात हो रही है। जब हम इसके साथ प्रथम भाग को जोड़ देते हैं, यानी कि प्रधान उपवाक्य को जोड़ देते हैं, तो हमारा जो आश्रित उपवाक्य है वो क्लियर हो जाता है कि अच्छा आदमी कौन नहीं है, गांव का प्रधान। तो इस प्रकार के जो वाक्य होते हैं जो दो वाक्यों से मिलकर बनते हैं, और जो दूसरा भाग होता है इसका वो प्रथम पर निर्भर करता है, यानी कि प्रथम उपवाक्य पर निर्भर करता है आश्रित उपवाक्य, तो उसे हम मिश्र वाक्य कहते हैं। तो इसमें हमें करना क्या है, इसमें हमें सरल वाक्य में से बदलना है। तो इसमें सरल वाक्य का जो ऑप्शन सबसे सही होगा वो होगा इस गांव का प्रधान अच्छा आदमी नहीं है। अब वो क्यों होगा? क्योंकि देखिए इसमें जो बात कही गई है मिश्र वाक्य की वो संपूर्ण रूप से इस ऑप्शन में पूरी आई हुई है। इस प्रकार से यही इसका सही आंसर होगा। दिए गए वाक्यांश बार बार बोलना के लिए एक शब्द का क्या होगा? एक शब्द क्या होगा? देखिए वाक्यांश कह लीजिए या अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कह लीजिए, यानी कि जब कई शब्द एक साथ प्रयोग होते हैं लेकिन उनके लिए हमें केवल एक ही शब्द का प्रयोग करना होता है, यानी कि उन शब्दों को एक साथ जोड़ के एक ही शब्द में प्रयोग कर दे, अनेक शब्दों को एक शब्द में ले आए, तो उसे हम वाक्यांश कह सकते हैं, या अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कह सकते हैं। तो उसका सही विकल्प होगा अनुलाप। निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा कर्म कारक का एक उदाहरण होगा? तो यहाँ पर क्या पूछा गया है? कर्म कारक का उदाहरण। तो कर्म कारक का सबसे पहले अगर आपने इसका विभक्ति चिन्ह जान लिया, सबसे पहले आपको क्या करना है कि कारक के जितने भी विभक्ति चिन्ह है सबसे पहले आप उन्हें याद कर लीजिए। जब आप उन्हें याद करेंगे तो आपको उन्हें पहचानना बड़ा सरल हो जाएगा। तो इसमें हम अगर देखें तो कर्म कारक का विभक्ति चिन्ह कहाँ पे प्रयोग हुआ है? सबसे लास्ट वाले ऑप्शन पे को का। इसका विभक्ति चिन्ह क्या होता है? को, कर्ता ने कर्म को। तो यहाँ पर इसका विभक्ति चिन्ह को का प्रयोग किया गया है। तो ज्वाला प्रसाद को स्नान करते 10 बज गए। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ का जो विभक्ति चिन्ह है कर्म का वो इस ऑप्शन में दिया गया है। इस हिसाब से हमारा लास्ट वाला ही सही ऑप्शन होगा। निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित अंश के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले सबसे उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए। तो हमें यहाँ पर क्या करना है कि जितना ये जो यहाँ पर रेखांकित शब्द दिया गया है, अगर हम इस शब्द को हटा के दूसरे शब्द का हम यहाँ पर प्रयोग करें जो नीचे हमें ऑप्शन में शब्द दिए गए हैं, तो इस शब्द के स्थान पर आपको क्या लगता है कि कौन सा ऐसा शब्द है जो इसके स्थान पर सही से प्रयोग हो सकता है और वाक्य का अर्थ भी ना बदले, अर्थ भी वही रहे? तो कोयला सूख कर राख हो गया। तो कोयला तप कर राख होता है क्या? नहीं होता। कोयला गीला होकर भी राख नहीं होता। कोयला जल कर राख होता है। तो यहाँ पर जो इसका सही ऑप्शन होगा वो होगा कि कोयला जल कर राख हो गया। निम्नलिखित में से क्या पानी का अर्थ नहीं होता? तो हमें इस क्वेश्चन में क्या बताना है कि जो नीचे ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से ऐसा कौन सा शब्द है जो पानी का अर्थ नहीं होता। आपको हमेशा इस चीज का ध्यान रखना है कि पूछा क्या गया है। अगर यहाँ पूछा जाता कि पानी का अर्थ होता है तो क्वेश्चन बिल्कुल बदल जाता, लेकिन यहाँ पर पूछा गया है कि पानी का अर्थ नहीं होता। तो यहाँ पर ये जो चमक है ये भी पानी का अर्थ होता है, इज्जत भी पानी का अर्थ होता है, और जल तो एक बड़ा ही नॉर्मल इजी सा शब्द है, तो आप सभी को पता ही होगा। तो यहाँ पर केवल बिजली एक ऐसा शब्द है जो पानी का अर्थ नहीं होता। दिए गए शब्दों में से क्या निम्न वाक्य के रेखांकित अंश के स्थान पर आएगा? अब यहाँ पे देखिए रेखांकित शब्द क्या है? लिखी।
तो वाक्य क्या है हमारा, प्रेमचंद ने गोदान की रचना लिखी है। अब देखिए यहाँ पर रचना तो अपने आप में ही एक लेखन होता है, तो लिखने को लिखना तो नहीं कहा जा सकता, इसीलिए यहाँ पर लिखनी शब्द के स्थान पर हम की का प्रयोग करेंगे। अब यहाँ पर की दो आए हैं, ये होता है बड़ी की मात्रा वाला की और इसको बोलते हैं हम की। तो आपको इस चीज का हमेशा याद रखना है हमेशा कि जब छोटी ई के साथ के आता है तो वो दो वाक्यों को जोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है। और यहाँ पर हमें क्या करना है कि यहाँ पे हम इस की का, बड़ी ई की मात्रा वाले की का प्रयोग करेंगे कि प्रेमचंद ने गोदान की रचना की है। मुकुट में लगा कोहिनूर बहुमूल्य हीरा है। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है कि जो ये क्वेश्चन लिखा हुआ है इस वाक्य में जो बहुमूल्य शब्द है उसका हमें अर्थ बताना है। तो बहुमूल्य का अर्थ क्या होगा, हम ऑप्शन में से देखते हैं। पहला हमारे पास ऑप्शन है अत्यधिक कीमत वाला, दूसरा है जिसका कोई मूल्य ना हो, तीसरा साधारण से कम कीमत वाला और चौथा है साधारण कीमत वाला। तो इसमें अगर हम सबसे लास्ट वाले की बात करें साधारण कीमत वाला, तो ये तो अपने आप में ही गलत आता है क्योंकि कोहिनूर तो पूरे उसमें एक ही है, तो उसे एक साधारण कीमत वाला नहीं कहा जा सकता। साधारण से कम कीमत वाला यानी कि जो साधारण होता है उससे थोड़ा सा बढ़ा हुआ रेट, तो ये भी गलत होगा। तीसरा ऑप्शन है कि जिसका कोई मूल्य ना हो, यानी कि इसका कोई मूल्य ही नहीं है, या तो दो चीज़ों के मूल्य नहीं होते, या तो वो चीज़ें बिल्कुल बेकार हो या फिर वो ज़्यादा ही अनमोल हो कि जो बिकाऊ ही ना हो। तो इस ये भी हमारा गलत होगा। तो सबसे पहले वाला जो हमारा अत्यधिक कीमत वाला यानी कि जो कोहिनूर है उसकी कीमत इतनी है कि कोई ऐसे ही साधारण व्यक्ति उसको ऐसे ही नहीं खरीद सकता, उसकी कीमत ऐसे ही नहीं दी जा सकती। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा अत्यधिक कीमत वाला। निम्नलिखित वाक्यांशों में से शुद्ध वाक्य कौन सा है। अब हमें इन जितने भी हमारे पास ये चार ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से हमें शुद्ध वाक्य को चुनना है कि इनमें से शुद्ध वाक्य कौन सा होगा। तो पहला देख लेते हैं, यह कमरा सब कमरों से बड़ा है। दूसरा, यह कमरा सब कमरों से बड़ है। यह कमरा सब कमर से बड़ा है। और तीसरा है यह कमर सब कमरों से बड़ा है। अब आप इसमें नोट कीजिए जो सबसे लास्ट वाला है इसमें कमरा ना लिख के कमर लिखा हुआ है, दूसरे वाले में लिखा है यह कमरा सब कमर, तो यहाँ पे भी ये शब्द यहाँ पर गलत आ गया। तीसरे वाले में देखिए यह कमरा सब कमरों से बड़ है, तो यहाँ पर बड़ शब्द गलत लिखा गया। जो हमारा सबसे पहला ऑप्शन था यह कमरा सब कमरों से बड़ा है, यही हमारा राइट आंसर होगा। निम्नलिखित शब्दों में से जो भेदा ना जा सके वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द क्या होगा। तो यहाँ पर ये जो शब्द है जो भेदा ना जा सके, इन शब्दों को हमें मिलाकर एक शब्द बनाना है जिसे हम क्या कहते हैं, वाक्यांश कहते हैं या शब्दांश कहते हैं। तो इन चारों में से वो कौन सा होगा, अभेद्य होगा, निर्द्वंद होगा या द्वंद होगा, प्रतिबंध होगा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा अभेद्य, यानी कि जिसे भेदा ना जा सके। निम्नलिखित में से क्रिया विशेषण शब्द नहीं है। तो इसमें हमें क्या देखना है कि ये जितने भी हमारे पास ये जो चार ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से हमें उस शब्द को चुनना है जो क्रिया विशेषण शब्द नहीं है। तो इसमें जो ये पहला, मीठा और शायद, ये जो तीनों शब्द है ये अविकारी तथा अव्यय शब्द है जो क्रिया की विशेषता बताते हैं। इसमें केवल पुस्तक ही एक ऐसा शब्द है जो क्रिया विशेषण नहीं है। निम्नलिखित वाक्य के रिक्त स्थान में सबसे उपयुक्त मुहावरा क्या होगा। तो हमारा वाक्य क्या है कि प्रेमचंद की किताबें डैश है। तो यहाँ पर हमें इस खाली स्थान में देखना है कि कौन सा वाक्य आएगा। बाएं हाथ का खेल, अब आप खुद ही देखिए कि प्रेमचंद की किताबें बाएं हाथ का खेल है, बिल्कुल गलत ऑप्शन होगा। दूसरा होगा सूर्य को दिया दिखाना, तो ये भी बिल्कुल गलत होगा क्योंकि प्रेमचंद की किताबें सूर्य को दिया दिखाने के लिए नहीं है। तीसरा ऑप्शन है हाथों हाथ बिक जाती है, तो ये ऑप्शन हमारा सही होगा कि प्रेमचंद की किताबें हाथों हाथ बिक जाती है, तो ये आंसर हमारा सही आंसर होगा। विकल्पों में दिए गए समानार्थी शब्द में से सर्वोचित
शब्द का प्रयोग करके दिए गए वाक्य के रिक्त स्थान की पूर्ति करे। अब इसमें हमें इस वाक्य में हमें किस चीज़ का ध्यान करना है, समानार्थी, यानी कि उसी के समान उसका अर्थ निकल कर आता हो। अब हमारा वाक्य क्या है कि मील मजदूर मील में 8-8 घंटे लगातार क्या करते हैं, जोर। ये बिल्कुल गलत होगा क्योंकि जोर का कोई प्रयोग मील में कार्य करते टाइम नहीं होता। उद्यम, ये भी गलत ऑप्शन होगा। और अभ्यास, क्योंकि मील में अभ्यास नहीं होता, मील में क्या होता है, मील में श्रम होता है, यानी कि कार्य किया जाता है। तो यहाँ पर सही आंसर होगा कि मिल मजदूर मिल में 8-8 घंटे लगातार श्रम करते हैं। अब इस प्रश्न में हमें क्या करना है कि वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए, यानी कि जो ये 4 ऑप्शन लिखे हुए हैं इसमें से हमें उस वाक्य को चुनना है जो गलत लिखा हुआ है। तो पहला ऑप्शन हम देख लेते हैं, गली का तीसरा मकान मेरा घर है। ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है। यह इमारत ऊंचाई में भिन्न नहीं है, यह भी बिल्कुल सही है। गाड़ी के समय पर आने की संभावना है, ये भी बिल्कुल सही लिखा हुआ है। लड़की अपनी पुस्तक पढ़ रही है, ये गलत है। अब इसमें गलत क्या है, यहाँ पर पढ़ होना चाहिए था, ना कि पढ़। पढ़, ढक्कन वाला पढ़, और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, पढ़। तो ये हमारा इसमें ऑप्शन जो है ये हमारा सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस मुहावरे का अर्थ बुरी तरह पछताना होगा। अब हम इसमें देखते हैं, पहला ऑप्शन हमारा है कि 8-8 आंसू रोना। तो 8-8 आंसू रोने का अर्थ होता है बुरी तरह पछताना, तो हमारा यही ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अब इसमें बाकी ऑप्शन भी दिए गए हैं, जैसे 4 आंखें होना। तो 4 आंखें होने का अर्थ क्या होता है, आमने सामने होना। कुएं में गिरना, तो कुएं में गिरने का अर्थ होता है आफत में पड़ना। और लास्ट वाला ऑप्शन जो हमारा दिया गया है वो है अंगारों पर लौटना। तो इसका अर्थ होता है ईर्ष्या में व्यथित होना। लेकिन हमें क्या देखना है, हमें देखना था कि बुरी तरह पछताना। तो बुरी तरह पछताने का सही अर्थ होगा 8-8 आंसू रोना। गृहस्थ हो या खाली स्थान, पेट की भूख तो सबको ही सताती है। अब हमें इस क्वेश्चन में क्या करना है कि जो ये हमारा एक खाली स्थान है इसे हम फील करना है। तो कैसे करना है कि जो मुनि के पर्यायवाची से उपयुक्त वाक्य पूर्ण करे। तो हमारा जो मुनि होगा तो हमें इसका पर्यायवाची देखना है कि मुनि का पर्यायवाची नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन सा होगा। निरोगी भी मुनि का पर्यायवाची नहीं होता है, भोगी भी मुनि का पर्यायवाची नहीं होता है, अलौकिक भी मुनि का पर्यायवाची नहीं होता। इसमें केवल वैरागी ही एक ऐसा शब्द है जो मुनि का पर्यायवाची होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन में आएगा गृहस्थ हो या वैरागी, पेट की भूख तो सबको ही सताती है। भाई देखो, चाहे वो घर में रहने वाला इंसान हो या वैरागी हो जो पहाड़ों में या तपस्या करता है, तो भूख तो सभी को लगती है। तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन होगा वो वैरागी होगा। अब इसमें देखिए, पहले आप प्रश्न देखिए क्या लिखा हुआ है कि रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए, ये देखिए रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। अब इसमें हमें क्या करना है कि पुरुष, छात्रों, बालकों और युवाओं। तो इसमें हमें यहाँ पर ये पढ़ना है पहले कि महिलाओं की भांति शिक्षित हो रही है महिलाएं। यहाँ पर ये जो क्या आएगा, किसकी भांति महिलाएं शिक्षित हो रही हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन आएगा पुरुषों की भांति, क्योंकि हमारे देश में पहले से ही पुरुष शिक्षित थे और महिलाएं अशिक्षित थी। क्योंकि महिलाओं को कहा जाता था कि उनका घर के कार्य करना, बच्चों को संभालना उनकी प्राथमिकता है। लेकिन अब क्या हो गया है कि अब महिलाएं भी यहाँ पर जो हमारे ये आएगा पुरुषों की भांति शिक्षित हो रही हैं। अब देखिए दूसरा, देखिए अब हमें यहाँ पर देखना है कि यहाँ पर क्या शब्द आएगा, और मैं कार्य भी कर रही है। अब कहाँ कार्य कर रही है, मंदिरों में। मंदिरों में कार्य नहीं होता है, मंदिरों में तो पूजा पाठ होती है। दुकानों पर भी कार्य नहीं किया जाता है, दुकानों पर तो बैठते हैं, अपना सामान देते हैं। तो कार्य कहाँ होता है, कार्य होता है दफ्तरों में। तो अब औरतें कहाँ कार्य कर रही है, अब औरतें दफ्तरों में भी कार्य कर रही हैं। अब आगे चलते हैं, आगे देखते हैं इसमें क्या है कि जीवन के तकरीबन हर क्षेत्र में, चाहे वह कौन सा क्षेत्र है। अब हमें यहाँ पे देखना है कि ऑप्शन में से क्या आएगा, राजनीतिक, व्यवसायों, पर्यटन या स्कूलों।
तो देखिए सामाजिक का अपोजिट क्या होता है, हमें हमेशा क्या देखना होता है कि ऐसे शब्दों में जैसे रोटी, कपड़ा, दिन, रात इस तरह के शब्द आते हैं, तो सामाजिक का पर्यायवाची क्या होता है, वो होता है हमारा विलोम। सामाजिक का विलोम होता है राजनीतिक। तो अब कोई भी क्षेत्र हो, चाहे वो सामाजिक हो जैसे घर के सभी रीति रिवाजों को करना, और राजनीतिक कार्य होता है कि जब आप कोई बाहर जाके किसी चीज़ पे डिबेट करना या कार्य करना, तो वो भी अब स्त्रियां भली भांति कर रही हैं। नेक्स्ट देखते हैं इसमें क्या है। सरकारी हो या गैर सरकारी नौकरी, नारी हर जगह अपने। अब हमें यहाँ पे देख रहे हो ऑप्शन में क्या आएगा, दायरा। दायरा होता है कि थोड़ी सी दूरी बना के रखना हर कार्य से, या कदम, वो भी यहाँ पर नहीं आएगा। फासले, वो भी यहाँ पर नहीं आएगा, फासले भी वही होता है दूरियों की तरह ही। या हाथ, यहाँ पर आएगा ऑप्शन हमारा हाथ, कि नारी हर जगह अपने हाथ बढ़ा चुकी है, यानी कि वो कोई भी क्षेत्र हो, चाहे वो घर गृहस्थी हो या वो बाहर जाके कार्य करना हो या हवाई जहाज उड़ाना, कोई भी कार्य, तो अब नारी हर कार्य करने में संपूर्ण रूप से निर्भर नहीं है अब किसी के ऊपर। आगे देखते हैं आगे क्या आएगा। नारी को स्वावलंबी, और यहाँ पर अब हमें देखना है नंबर 5 में इनमें से क्या आएगा, बनने के लिए नौकरी का सहारा लेना पड़ा। स्वावलंबी होता है कि अपने आप पर अब किसी और के ऊपर निर्भर ना रहना, खुद अपने कार्य को करना। तो यहाँ पर अब देखना है कि इसमें हमें क्या ऑप्शन हम ले आएंगे, आश्रित, पराधीन, आत्मनिर्भर या निराश्रय। तो यहाँ पर आएगा आत्मनिर्भर। अब जो स्त्रियां हैं, नारियां हैं, वे स्वावलंबी तथा आत्मनिर्भर है, यानी कि वो अब अपने सभी कार्य अपने आप खुद करती हैं, चाहे वो घर गृहस्थी का हो, पैसा कमाना हो, अपने बच्चों की देखभाल हो। तो अब नारी अपने बच्चों का, जैसे घर में स्त्रियां खाना बनाने से लेकर स्कूलों में बच्चों को ड्रॉप करना, नौकरी करना, अब वो हर कार्य करती हैं, अच्छे से कर पा रही हैं। तो अब नारियां कैसी हैं, आत्मनिर्भर।